हमने अध्ययन किया था तृतीय कोटि के सारणिक के प्रसार का नियम। हम कल ये देखे कि हम तृतीय कोटि के सारणिक को किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे संबंधित एक आध सवाल मैं लेता हूं पहले। डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक सारणिक है हमारे पास। इसका हमें मान ज्ञात करना है। कौन सी कोटि का सारणिक है? तृतीय कोटि का सारणिक है। ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये तीसरा पंक्ति हो गया। तो हम इसको किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेके चलते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 मतलब कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति। पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये हमारा R1 है, फर्स्ट रो है। तो हमने क्या बताया था आपको? इसका नियम क्या बताया था? पहले हमको इसका पहला अवयव लेना है, पहला एलिमेंट लेना है। पहला एलिमेंट क्या है R1 का? 1। फिर उसमें किसका गुणा करना है? उसके उपसारणिक का, उसके उपसारणिक का। तो उसका उपसारणिक हम कैसे निकालते हैं? ये नंबर जिस पंक्ति में है, जिस रो में है और जिस स्तंभ में है, जिस कॉलम में है, उसके अवयवों को, उसके एलिमेंट्स को हमको छोड़ देने। जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? इसका उपसारणिक। तो ये हो जाएगा, इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा? 5 6 8 9, 5 6 8 9। अब देखिए हम इसको कैसे बताए थे कि पहले के लिए इसके लिए प्लस, फिर मिडिल के लिए माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से लेना है। फिर सॉरी, इसमें हमको सीधे लाइन लेना है। माइनस 2, ये सेकेंड एलिमेंट 2 है। अब उसका संगत उपसारणिक क्या हो जाएगा? ये कौन सी पंक्ति में है? पहली पंक्ति में है। कौन से स्तंभ में है? दूसरे स्तंभ में। तो इन अवयवों को छोड़ दोगे, इन अवयवों को छोड़ दोगे तो जो हमें सारणिक प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? इसका उपसारणिक कहलाएगा। ये हो जाएगा 4 6 7 9, 4 6 7 9। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्लस आएगा, प्लस 3। ये इसको छोड़ दीजिए, पहले पंक्ति को और पहले स्तंभ को। ये हो जाएगा 4 5 7 8। पहला अवयव गुणा उसका संगत उपसारणिक। मिडिल वाले के लिए हमें क्या लेना है? माइनस साइन लेंगे। फिर ये सेकेंड एलिमेंट, दूसरा अवयव गुणा उसका संगत उपसारणिक। फिर तीसरे के लिए प्लस साइन लगाएंगे। यहाँ पे अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस। ये हो गया 3 इंटू इसका संगत उपसारणिक। ये हो जाएगा 4 5 7 8, 4 5 7 8। अब ये द्वितीय कोटि का सारणिक है,
इसका प्रसार हम जानते हैं, जो डेल्टा इक्वल टू 1। अब इसका प्रसार हो जाएगा, ये मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ऋण शेष अवयवों के अवयवों का गुणनफल, कितना हो जाएगा 45, और ये 8 छक्का 48 -2 4 निया 36 और 7 छक्के माइनस लेंगे, 7 छक्के 42 +3 8 चौक 32 7 पंचे 35। आगे बढ़ाते हैं इसको। 1 गुणा ये 45 ऋण 48 कितना हो जाएगा -3। 1 इंटू -3 -2, ये 36 ऋण 42 -6 +3 इंटू ये हो जाएगा -3। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू -3 -3 -2 इंटू -6 +12 +3 इंटू -3 -9 -3 -9 -12 +12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया तृतीय कोटि सारणिक का प्रसार हमने ज्ञात किया। किसके सापेक्ष ज्ञात किया? R1 के सापेक्ष। आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार ज्ञात करेंगे तो उसका मान सदैव क्या आएगा? बराबर ही आएगा। लेकिन हम विशेषता ज़्यादा करके हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ही प्रसार करते हैं, लेकिन ऐसे कई स्थितियों पे हमें दूसरे पंक्ति या दूसरे स्तंभ के सापेक्ष भी हमें प्रसार करना पड़ता है। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ये? अगला हमारा टॉपिक है सारणिकों के प्रगुण। सारणिकों के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या क्या इसमें खासियत होता है? प्रगुण नंबर 1, प्रगुण का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है किताब में लिखा हुआ है, मैं उसको सीधा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहला ये प्रगुण ये है, यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। 3 4 9 7 1 6। प्रगुण नंबर 1 ये कहता है कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो
तो उस सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। स्टेटमेंट किताब में लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको समझा दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जो पहले पंक्ति है उसके सभी अवयव क्या है? शून्य है। तो इस सारणिक का मान क्या होगा? शून्य होगा। अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्योंकि अगर हम इसको R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये पहला इस अवयव को लिखेंगे, इनटू इसका क्या होगा? उपसारणिक होगा। फिर इसका उपसारणिक क्या आ जाएगा? 4916। फिर क्या लेंगे? माइनस दूसरा अवयव 0, इसका उपसारणिक 3976 प्लस 0। तीसरा जो अवयव है ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 3471। अब देखिए यहाँ पे अगर सामने में 0 आ गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट 0 ही होगा। ये भी इसमें क्या होगा? 0 ही होगा। यहाँ पे क्या होगा? 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 0 प्लस 0। ये रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0। तो ये हो गया प्रगुण नंबर 1। प्रगुण नंबर 1 क्या कहता है? यदि किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। प्रगुण नंबर 2। प्रगुण नंबर 2, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। देखिए सारणी हम लेते हैं, डेल्टा बराबर A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हमारे पास एक सारणिक है, तृतीय कोटि का सारणिक है।
हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है? हमारा प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। हम पंक्ति को स्तंभों में लिखेंगे और स्तंभों को किस में लिखेंगे? पंक्ति में। जैसे देखिए ये डेल्टा डैश, ये हमारा कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ है। इसको हम पहला पंक्ति बना देते हैं, इसको हम पहला पंक्ति बना देते हैं। A1, B1, C1, ये हमारा कौन सा पंक्ति है? कौन सा स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है। इसको हम दूसरा पंक्ति बना देते हैं। पहले स्तंभ को पहला पंक्ति, दूसरे स्तंभ को दूसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ को तीसरे पंक्ति। A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो ये दोनों सारणिकों का जो मान होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हो जाएगा, तब ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा डैश। अगर इस सारणी का मान अगर 5 आता है तो इसका मान भी क्या आएगा? 5 आएगा। एक मैं छोटा एक उदाहरण लेता हूँ, ये द्वितीय कोटि के सारणिक का। ये हमारे पास एक द्वितीय कोटि का सारणिक है। 2, 3, 4, 8, ये हमारे पास द्वितीय कोटि का सारणिक है। अब हम क्या करते हैं? इसके पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में बदल देते हैं। अब पहले इसका मान आप निकाल लीजिए। इसका मान कितना होगा? 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 16 में 12 घटा कितना आएगा? 4 आएगा। ये अब हम डेल्टा डैश, ये हमारा कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ है। इसको हम पहला पंक्ति बना देते हैं। 2, 4, ये हमारा कौन सा स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है। इसको हम दूसरा पंक्ति बना देते हैं। 3, 8। तो डेल्टा डैश बराबर ये हो जाएगा। अब इसका हम मान निकालेंगे। 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 16 में 12 गया 4। इस प्रकार से आप तृतीय कोटि का भी एक आध उदाहरण लेके आप स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं। तो इसको एक बार और देखते हैं हम। प्रगुण नंबर 2 को, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। इसमें हमने क्या किया? जो स्तंभ है उसको हमने किसमें बदल दिया? पंक्ति में। तो इन दोनों सारणी का मान क्या रहेगा? आपस में बराबर होगा। जैसे कि मैंने बोला कि अगर इसका मान अगर 10 आएगा तो इसका मान भी क्या आएगा? 10 आएगा। और मैंने यहाँ पे एक द्वितीय कोटि का सारणिक लिया, संख्यात्मक मान, और इसका हल करके हमने देखा यहाँ पे मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 4। जब मैंने क्या किया? जब मैंने स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया तो भी हमें कितना प्राप्त हुआ? मान 4 ही प्राप्त हुआ। ये हो गया हमारा प्रगुण नंबर 2। आगे के सवालों को हल करने के लिए, सारणी के आगे के सवालों को हल करने के लिए प्रगुण का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रगुण जब तक आपको अच्छे से पता नहीं रहेगा, आगे के जो सारणी के प्रश्न हैं फिर वो हल करने में दिक्कत जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझना है। जो भी प्रगुण यहाँ पे बताया जा रहा है, जितने भी प्रगुण हैं वो सबको अच्छे से आपको क्लियर करना है, तब जाके आगे के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब इसके बाद हम लेंगे प्रगुण नंबर 3। प्रगुण नंबर 3, ये प्रगुण क्या कहते हैं? यदि किसी सारणी की किन्हीं दो संलग्न पंक्तियों या स्तंभों को, दो संलग्न पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का केवल चिन्ह बदल जाता है। बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का केवल चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदल जाता है। ये हम सारणिक लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये प्रगुण नंबर 3 यदि किसी सारणी की किन्हीं दो संलग्न पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान का केवल चिन्ह बदल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना है कि संलग्न पंक्ति या संलग्न स्तंभ क्या होता है। संलग्न पंक्ति या संलग्न स्तंभ, जैसे कि ये हमारे पास ये पंक्ति है, पहला पंक्ति है, इसका संलग्न पंक्ति क्या होगा? जस्ट उसके बगल वाला, ये इसका क्या कहलाएगा? संलग्न पंक्ति कहलाएगा। ये हमारा पहला स्तंभ है A1 A2 A3, इसका संलग्न स्तंभ क्या कहलाएगा? उसका जस्ट बगल वाला। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये कहता है यदि किसी सारणी की किन्हीं दो संलग्न पंक्तियों स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान का केवल चिन्ह बदल जाता है। मतलब पहले में अगर मान 10 आ रहा है तो दो संलग्न पंक्तियां स्तंभों को हम परस्पर बदल देंगे तो 10 ही आएगा, लेकिन माइनस का 10 आएगा, ऋण का क्या आएगा? केवल चिन्ह में बदलाव होगा। किसमें बदलाव होगा? चिन्ह में। मान वही रहेगा। पहले का अगर -5 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं डेल्टा डैश, हम इनको आपस में बदलते हैं, पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति। ये नया सारणिक हमें प्राप्त हुआ, ये A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3
C3। ये हमने क्या किया, R1 को कहाँ पे लाया, R2 के स्थान पे लाया, और R2 को हमने कहाँ पे ले गया, R1 के स्थान पे ले गया। तो ये दोनों के मान बराबर तो होंगे, लेकिन इसमें केवल चिन्ह में अंतर होगा। अगर ये प्लस का 10 है तो क्या मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा। डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। ये हो गया हमारा प्रगुण नंबर 3। इसके साथ हम छोटा उदाहरण देख लेते हैं संख्यात्मक। ये हमारे पास एक सारणिक है द्वितीय कोटि का, 2 3 1 5। इसका मान हो जाएगा 10 ऋण 3 मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ऋण शेष अवयवों का गुणनफल। ये कितना मिल गया, 7। अगर हम इनके ये दोनों पंक्तियों को आपस में बदल दें, दोनों पंक्तियों को आपस में हम क्या करें, बदल दें। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, तो उसका केवल क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। ये अगर धन का 7 है तो क्या मिलेगा, हमें ऋण का 7 मिलेगा। देखिए डेल्टा डैश ये। अब हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं 1 5। ये कहाँ पे चले गया, फर्स्ट रो पे, और ये सेकंड वाला किस पे आ गया, सॉरी सेकंड वाला फर्स्ट पे आ गया, और फर्स्ट वाला कहाँ पे, सेकंड पे आ गया। ये 2 3 1 5 2 3। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये 1 गुणा 3 3 और 5 दूनी कितना जाएगा 10। तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस का 7, माइनस का 7। तो ये हो गया हमारा प्रगुण नंबर 3 हो गया। जो नियम पंक्ति के लिए है वही नियम किसके लिए है, स्तंभ के लिए है। प्रगुण नंबर 4, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान 0 होता है, हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम मतलब एक जैसा समान हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। देखिए ये हम एक सारणी लेते हैं A1 B1
C1, A1, B1, C1, A2, B2, C2। अब इसमें देखिए कौन कौन सा जो पंक्ति है वो सर्वसम एक जैसा है, समान है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से इनका इस सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। जो चीज़ पंक्ति के लिए लागू होता है वो चीज़ किसके लिए लागू होगा? जो नियम पंक्ति के लिए, वो नियम किसके लिए होगा? स्तंभ के लिए होगा। तो इस सारणी का मान क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। आप इसका खुद उदाहरण, आप स्वयं इसका उदाहरण लेके इसको जांच कर सकते हैं, इसका प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि एक देख लीजिए 2 2 2 2 2 2 3 3 3। आप इसको स्वयं जांच लीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं R1 और R2 कैसा है? एक जैसा है, सर्वसम है, आइडेंटिकल बोलते जिसको अंग्रेजी में हम। तो इसको आप किसी भी पंक्ति स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके देख लेंगे, आपको क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसके पश्चात हम लेते हैं प्रगुण नंबर 5। प्रगुण नंबर 5, यदि किसी सारणी की ये कथन तो किताब में दिया हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूं अभी। कोई हमारे पास एक सारणिक है A1, B1, C1 पहले पंक्ति के अवयव, दूसरे पंक्ति के A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 5 यह कहता है किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों में किसी संख्या से अगर गुणा कर दी जाए, किसी संख्या से क्या कर दी जाए? गुणा कर दी जाए, तो सारणी के मान में उतने संख्या का गुणा हो जाता है। सारणी के मान में उतनी संख्या का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये अपने पास सारणिक है और इसके पहले पंक्ति में हम एक संख्या k से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं? k से गुणा कर देते हैं। किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी निश्चित संख्या से अगर हम गुणा करें तो सारणिक के मान में उस संख्या का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जैसे इसमें हम पहले पंक्ति में k का गुणा कर रहे हैं, KA1, KB1, KC1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये नया सारणिक हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो होगा सारणिक का जो मान होगा, हमने क्या बोला कि अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दें तो सारणिक के मान में उस संख्या का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा डैश बराबर k इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, मान लो इस सारणिक का मान 10 है। इस सारणिक का मान कितना है? 10 है। आप इसका खुद आप स्वयं इसका एक उदाहरण, इसका प्रूफ देख सकते हैं अपना खुद एग्जाम्पल लेके। अब मैं पहली पंक्ति में
अगर 2 का गुणा करता हूँ, पहली पंक्ति में किसका गुणा करता हूँ? 2 का, तो उतनी संख्या का उस सारणिक के मान में गुणा हो जाएगा, उतनी संख्या का। जैसे ये यहाँ पे 2 का गुणा कर दिए तो सारणिक का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यही तो कह रहा है ये, यही कह रहा है ये। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रगुण नंबर 6। प्रगुण नंबर 6, एक हम सारणिक लेते हैं A1 प्लस अल्फा 1 पहले पंक्ति में, B1 प्लस बीटा 1, C1 प्लस गामा 1, A2 B2 C2 A3 B3 C3। आप इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो पहले पंक्ति है वो उसके अवयव क्या है? 2 पदों के योग से बना हुआ है, 2 पदों का योग है यहाँ पे, A1 प्लस अल्फा 1, B1 प्लस बीटा 1, C1 प्लस गामा 1। फिर सेकेंड पंक्ति में A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो हमारा प्रगुण नंबर 6 क्या कहता है? प्रगुण नंबर 6 ये कहता है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 2 राशियों के योगफल, 2 राशियों के योगफल या अंतर हो, 2 राशियों के योगफल या क्या हो? अंतर हो। यहाँ पे अभी योगफल है, ये अंतर भी हो सकता है, अंतर मतलब माइनस, माइनस भी हो सकता है। 2 राशियों के योगफल या अंतर हो तो उस सारणिक को, इस सारणिक को, इस सारणिक को, तो उस सारणिक को उसी क्रम के 2 सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। उसी क्रम के 2 सारणिकों के योग या अंतर के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको 2 पार्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। उसी क्रम के तृतीय कोटि का है तो तृतीय कोटि का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको पहला इसको लेते हैं, पहली राशि को लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर क्या लगाएंगे? प्लस 2 सारणिकों में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। अब ये दूसरी राशि क्या है यहाँ पे? अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा 1 A2 A3 बीटा 1 B2 B3 गामा 1 C2 C3। तो ये कौन सा प्रगुण हो गया? प्रगुण नंबर 6। यदि किसी सारणी के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ 2 राशियों के योगफल या अंतर के रूप में हो तो उस सारणी को हम 2 सारणिकों में क्या कर सकते हैं? उसी कोटि के 2 सारणिकों में उसको हम विभक्त करके लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रगुण नंबर 6। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रगुण नंबर 7, जो कि प्रगुण नंबर 7 का सबसे ज़्यादा यूज़ है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो प्रगुण है प्रगुण नंबर 7।
बाकी भी प्रगुण होते हैं, लेकिन आपको प्रगुण नंबर 7 का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, तो उसको आप बहुत अच्छे से आप समझेंगे। प्रगुण नंबर 7, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ, दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी एक ही राशि से गुणा करके जोड़ा या घटा दिया जाए। अवयवों को किसी एक ही राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारा जो प्रगुण है 7 नंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रगुण है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, इसको अच्छे से आपको क्लियर करना है। तो ये क्या कहता है, देखिए, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी एक ही राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। सारणिक के मान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। तो इसका हम एक आध उदाहरण देखते हैं। एक छोटा एग्जांपल देखते हैं हम। ये सारणिक हमारे पास 3, 5, 2, 6। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पंक्ति 2 है
उसमें हम गुणा कर देते हैं 2 का। किसका गुणा कर देते हैं? 2 का। देखिए आप प्रॉपर्टी को देखिए, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में ये जैसे ये अपना पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया, के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को, ये संगत अवयवों को, 3 का संगत क्या होगा? 2, 5 का संगत क्या होगा? 6 संगत अवयवों को किसी एक ही राशि से गुणा करके, हम कौन सी राशि से गुणा कर रहे हैं? 2 से। एक ही राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी का मान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए ये 3, अब इसमें आप गुणा करके यहाँ पे जोड़ रहे हैं, है ना? 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 5, 6 दूनी कितना होगा? 12। अब ये क्या हो जाएगा? 2 और क्या हो जाएगा? 6। ये सारणिक को ऐसे ही लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका नया सारणिक में 7, 2, 12 और 5 17, ये 6। अब इसका मान जरा देखिए, इसका मान कितना आएगा? 42। 7 6 का 42 और 17 दूनी कितना हो गया? 34। कितना आएगा इसका मान? 8। अब जो पूर्व का जो हमारा पहला जो सारणिक है, मूल जो सारणिक है 3, 5, 2, 6, इसका मान जरा देखिए कितना आएगा? 6 तिया 18 और ये 10, 18 में 10 गए 8। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो मान आया 8 और यहाँ पे जो मान आया 8, दोनों कैसे है? बराबर है। ये प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी निश्चित राशि से गुणा करके दूसरे पंक्ति या स्तंभ में उसको जोड़ा जाए या क्या किया जाए? घटाया जाए, तो सारणी का मान क्या रहता है? अपरिवर्तित, कोई चेंज नहीं होता, सेम रहता है। जैसे पहले में कितना था? 8, और हमने जब निश्चित राशि का गुणा किया और उसको यहाँ पे क्या किया? जोड़ा, तो भी हमें क्या मिला? 8। अब इसको हम सांकेतिक भाषा में कैसे लिखते हैं? हम संक्रिया कहाँ पे लगाए? R1 पे। कहाँ पे लगाए? R1 पे। तो हम संक्रिया कहाँ पे लगाए? R1 पे। हमने R1 पे किसको जोड़ा? R2 को। किससे गुणा करके? 2 से। किससे गुणा करके? 2 से। 2 से गुणा करके हमने जोड़ा, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2R2। 2R2 ऐसा लिखना है उसको। ये संक्रिया है। हमने R1 में हम किसको जोड़े? R2 को, लेकिन किससे गुणा करके? 2 से गुणा करके। इस प्रकार से और बहुत सारे हम इसमें कई प्रकार के संक्रिया हम लगा सकते हैं। अब हमारा केवल 2 और प्रगुण बचा हुआ है, प्रगुण नंबर 8 और 9, जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आज का समय समाप्त हो चुका है, तो वो प्रगुण हम कल देख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद।